हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों का जो चैप्टर है चल रहा था चैप्टर 13, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों नाभिक, और इसमें हमने इसके पहले जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। इसके पहले हमने रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता पदार्थ के लिए थ्योरम जो भी था वो कराए थे बच्चों, और आप लोगों ने उसका अर्धायु भी आपने सीखा था। उम्मीद करता हूं उन वीडियो को आप लोग देखे होंगे, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव यदि पदार्थ है तो उसकी सक्रियता एक्टिविटी कितनी होती है, इस पर थ्योरम हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। वैसे आप लोग जानते होंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिससे रेडियो एक्टिव विकिरण आसानी से निकलते रहते हैं, स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं, उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इसमें जो विकिरण निकलने की परिघटना है वही रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविता कहलाती है। वैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मतलब हम समझाएंगे, अभी यहाँ पर आप समझोगे। आप लोगों ने पढ़ा है कि बैकरल साहब ने बताया कि एक लेड ब्लॉक ले लेते हैं और लेड ब्लॉक में हम मान लीजिए यूरेनियम का ही एक यौगिक ले लेते हैं और उसको स्वतंत्र रख देना, तो इससे स्वतः ही कुछ विकिरण निकलने लगती है, जिसे बैकरल विकिरण के नाम से जाना गया। बैकरल विकिरण क्यों कहा गया? क्योंकि बैकरल साहब ने ही बताया था, इसलिए बैकरल विकिरण बता दिए। तो ये लेड ब्लॉक मैंने बना दिया बच्चों, और इसी लेड ब्लॉक में यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे मान लीजिए आप यूरेनियम का ही लवण ले लो। अब यहाँ से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई साहब, यहाँ से कुछ ऐसी किरणें या विकिरण निकल रही हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ से विकिरण निकलती है, ठीक, ये लो, इस तरीके से उन्होंने बताया। कई सारे विकिरण हैं, यहाँ पर मैं एक एक विकिरण इसलिए दर्शा रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था कि दोनों साइड दो प्लेट लगाया। एक प्लेट पर क्या किया, धनावेशित, और दूसरा प्लेट पर उन्होंने क्या किया, ऋणावेशित। ठीक है, ये मतलब इसको एक ऐसे उपकरण से जोड़ दिया जो कि एक प्लेट धनावेशित हो गया, एक प्लेट ऋणावेशित। तो उन्होंने देखा कि कुछ जो किरणें हैं, अर्थात जो विकिरण है बच्चों, वो आपके ऋण क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिस पर कोई ना कोई धन चार्ज होगा, जिसे अल्फा किरण कह दिया। और भाई साहब कुछ जो विकिरण है वो प्लस की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मतलब उस पर माइनस चार्ज हो रहा होगा, तो उसे बीटा विकिरण कह दिया। और जो सीधे चला जाता है वो विक्षेपित नहीं हो रहा है, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है, जिसे गामा किरण कह दिया गया। ये किसके द्वारा? बैकरल साहब के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया, इसलिए इसे हम बैकरल किरण के नाम से जानते हैं। ये जो बैकरल किरणें हैं बच्चों, ये अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण से मिलकर बने हुए हैं। मतलब अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण है इन विकिरण में, यानी अल्फा जो आपके कण है और बीटा कण है, गामा कण है, इन तीनों को मिलाते तो बैकरल किरणें कहलाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने सबसे पहले सीखा था, बैकरल साहब ने बताया था। अब इसी पदार्थ की कितनी क्षमता है। अब ये जो किरण है बच्चों, ये विकिरण, मैं विकिरण की बात करता हूं, अल्फा बीटा गामा, ये जो किरण हो जाती हैं, तो ये जो आपके अल्फा बीटा गामा एक प्रकार से कण के रूप में निकलते हैं। और जब कण के रूप में निकलती है तो कहीं ना कहीं जो आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसमें जो परमाणुओं की संख्या है उसमें कमी होगी। ये सबको पता है, ये सबको पता है। यानी इसका जो रेट होगा, रेट मतलब दर जो होगा, वो समय के साथ परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन, वो भी माइनस। क्यों? जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से परमाणुओं की संख्या निकलती जाएगी, अर्थात कम होती जाएगी। ये तो क्लियर है। जैसे आपको दे दिया गया 10 रोटी, समय के साथ आप खाना शुरू कर दिए, तो आपके थाली में रोटियों की संख्या कमी होगी कि नहीं होगी? भाई आप 1 खाओगे तो 9 बचेगा, 2 खा लिए तो 8 बचेगा, ऐसे आप 3 खा लिए तो 7 बचेगा। तो इसीलिए माइनस चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है तो यहां पर जो हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें परमाणुओं की संख्या में लगातार कमी हो रही है। ठीक है, यहां पर समझो ना, यदि किसी पदार्थ से विकिरण निकल रहा है या अल्फा बीटा गामा किरण निकल रहा है या अल्फा बीटा गामा कण कह दोगे तो भी चलेगा। तो यदि कुछ पदार्थ कहीं से निकल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तालाब से पानी यदि निकल रहा है बच्चों किसी भी छिद्र के माध्यम से, तो तालाब के पानी में कमी आएगी। ठीक है, ऐसे आप किसी पात्र में पानी रखे हो, मान लीजिए टोंक दिया आपने, छोटा सा छिद्र कर दिया, बूंद बूंद करके पानी बाहर आ रहा है, तो उसमें पानी में कमी आएगी, ये सबको पता है। ऐसे ही ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब समय के साथ कितना
परमाणु इससे निकल रहा है, यानी इस समय के साथ कितना तेजी से परमाणु इसके अंदर कमी हो रही है, निकल रहा मतलब कमी हो रही है, वही उसकी सक्रियता कहलाती है। यानी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर को उसकी सक्रियता कहते हैं। मतलब समय के साथ कितना तेजी से, यानी 1 सेकंड में 10 परमाणु निकल रहे हैं, 20 परमाणु निकल रहे हैं, 30 परमाणु निकल रहे हैं, वही उसका बच्चों आपका रेडियो एक्टिव की सक्रियता कहलाता है, एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, यहां पर इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में आपको रेडियो सक्रियता पढ़ा रहा था बच्चों, और उस बार मैंने आपको रेडियो एक्टिव 6 नियम कराया था, जिसको रदरफोर्ड और सोडी ने बताया था। रेडियो एक्टिव 6 नियम आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। ठीक है, कि मान के चलते हैं कि प्रारंभ में जो इसके परमाणुओं की संख्या n0 है, मतलब n0 है, t समय बाद t समय में यदि परमाणु की संख्या n हो, तो फिर आपने थ्योरम निकाला था बच्चों, n बराबर n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, इसको एक आप समीकरण दे दो, इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। अभी हम आपको पूरा थ्योरम समझाएंगे ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूं कि भाई साहब ये रेट है। रेट का मतलब है समय के साथ परमाणु की संख्या में कितनी कमी आ रही है, समय के साथ परमाणु की संख्या में कितनी कमी आ रही है, वो रेट बता रहा है। ठीक है, और ये जो एन है बच्चों, रेडियो एक्टिव 6 नियम है। रेडियो एक्टिव 6 नियम में रदरफोर्ड और सोडी साहब ने बताया था कि रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय होने की जो दर है, इन्हें डीएन अपान जो डीटी है, वो प्रारंभ में कितना परमाणु था उसके समानुपाती होगा। सही है कि नहीं, कि परमाणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही ज्यादा क्षय नियम के आधार पर क्षय होगा। और सक्रियता का मतलब, इन 6 नियम की सक्रियता का तात्पर्य यह है कि कितनी ज्यादा में यहां पे परमाणुओं की संख्या में कमी हो रही है, कितनी ज्यादा मात्रा में परमाणुओं की संख्या उत्सर्जित हो रही है, वहां से निकल रही है विकिरण के रूप में, जो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण के रूप में है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अर्थात मैं यहां पर आपको कह दूं कि भाई साहब dn अपान dt बराबर क्या होगा, dn अपान dt, तो ये जानते हैं कैसे मिलेगा, इसका हम अवकलन कर दें तो मिल जाएगा। अवकलन सबको पता है, देखिएगा t के सापेक्ष अवकलन कर दें, पर थोड़ा सा इसको पहले बेसिक में आप समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कहां से आ रहा है। देखिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उसकी सक्रियता कहलाती है, कितना समय के साथ क्षय हो रहा है, जिसे r से दर्शाते हैं। यदि समय t पर रेडियोएक्टिव पदार्थ की परमाणु की संख्या n हो, तो r बराबर माइनस dn अपान dt, समय के साथ n में कमी हो रही है, इतना ध्यान रखना। n मतलब परमाणु की संख्या में। और आपको रेडियो एक्टिव 6 नियम के आधार पर n बराबर, मैंने आपको यहां पे क्या समझाया कि भाई t जब 0 हो, टाइम क्या हो, 0 हो, तो परमाणु की संख्या n0 है। कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक समय में पूरे के पूरे परमाणु थे, लेकिन जैसे कुछ समय गुजरा तो परमाणु की संख्या n हो गई। तब ये रेडियो एक्टिव 6 नियम से आपको निकालना था, n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। हालांकि हम सक्रियता निकाल रहे हैं तो dn अपान dt निकालेंगे, तो dn अपान dt का मतलब ये होता बच्चों, इनके दोनों पक्षों में अवकलन कर दो, या कि आप n का मान रख दो। जैसे देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। सक्रियता देखिए क्या बोला है, रेडियो पदार्थ की सक्रियता का तात्पर्य यह है कि समय के साथ dn अपान dt का मतलब है समय के साथ परमाणु की संख्या में परिवर्तन। अब यदि मैं यहां पे रहने देता हूं d अपान dt, और बच्चों आप कुछ नहीं n का मान रख दो, तो n का मान है n0, देख लीजिए जरा यहां पे। ठीक है, और आपका e पावर माइनस लैम्डा टी, ये आप ब्रैकेट लगा दो। बाकी आप लोग 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़े हैं, जो मैथ वाला बच्चा है सबको पता है, जो कांस्टेंट है सर वो सामने आ जाता है। तो केवल और केवल अवकलन जो होने वाला है e की पावर माइनस लैम्डा टी का, और e की पावर माइनस लैम्डा टी, जैसे e का पावर x होता है ना बच्चों, तो उसका अवकलन e का पावर x ही होता है। लेकिन यदि उसमें कुछ कांस्टेंट है, जैसे माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, वो सामने आता है। ये कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, बाकी जो लैम्डा माइनस लैम्डा वो कांस्टेंट है, वो सामने आ गया। तो ये आपका मान निकल कर आ गया dn अपान dt। अब आपकी बुक में ये डायरेक्ट दे देता है, और लोगों को कंफ्यूजन बनी रहती है कि ये कहां से आ गया सर, इसी को नहीं समझ पाते। देख लो भाई, देख लो, किंतु n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा टी, dn अपान dt हमने निकाला, डायरेक्ट रख दिया। अब डायरेक्ट में आप लोगों को एक कंफ्यूजन तो बनी रहेगी कहां से आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर आपको समझ में आया, dn अपान dt मतलब n का मान जब रखेंगे बच्चों, फिर अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगा।
फिलहाल इतना क्लियर है, इसको आगे हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको। जैसे मैं यहाँ पे dn अपान dt क्या है बच्चों, ये अपान यहाँ पे देखिए dn अपान dt है, यदि मैं इसको यहाँ पर माइनस इधर लगा दूं तो माइनस dn अपान dt हो जाएगा, इधर का माइनस हट जाएगा, दोनों पक्षों माइनस गुणा कर दिया, लैम्डा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। यहां तक तो फिलहाल क्लियर है, ये आपका रेट हो गया, यही तो है माइनस डी एन अपान डी टी, लैम्डा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये आपका निकल कर आ गया। फिलहाल यहां तक क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा देखिएगा, इसको आप समीकरण 3 दे सकते हैं, समीकरण 3 दे सकते हैं, चूंकि n बराबर आपने पढ़ा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, पढ़ा कि नहीं? तो यदि मैं आपसे कह दूं कि यहां एन नॉट का मान बताओ, एन नॉट का मान, तो आप कहोगे सर पक्षांतर कर दो, इतना सरल क्यों पूछ रहे हो? पक्षांतर करेंगे तो एन अपान ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो समीकरण 3 से देखिएगा, समीकरण 3 से जब समीकरण 3 में रखेंगे बच्चों तो r बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एन अपान ई का पावर माइनस लैम्डा टी, फिर बच्चों आपका ई ही है लैम्डा टी, यानी यहां से ये पूरा का पूरा कट गया, तो बचा कितना, r बराबर लैम्डा एन। यानी r जो है, ये जो सक्रियता है वो भी निर्भर करता है परमाणुओं की संख्या पर। देखो जरा, परमाणुओं की संख्या पर निर्भर आ गया ना, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, यदि मान लीजिए आर नॉट होता है तो आर नॉट लेके चलते, ठीक है, यदि एन नॉट है तो एन नॉट। मैं आपको सिर्फ अभी सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि जो आर है वो किस पर डिपेंड करता है, परमाणुओं की संख्या पर। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, हम यहां पर आपको बताए थे कि कहां से आ गया, अवकलन करने से। समीकरण 1 में मान रख दिए, समीकरण 1 यहां पे है r, यानी dn अपान dt का मान रखेंगे, इसका मान रख देंगे डायरेक्ट यहां पर, तो माइनस माइनस कट जाए, खत्म कहानी। मैं आपको समझा ही दिया हूं। जैसे देखिए माइनस है, जब यहां पे रखेंगे, यहां पर आप देखो dn अपान dt का मान ये पूरा रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि आप लोगों ने पढ़ ही लिया बच्चों एन नॉट का मान, तो एन नॉट का मान रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगा। अब आप लोगों को लगेगा सर ये कहां से आ गया, इसको भी मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग वक्त दीजिए बच्चों, सब कुछ चीजें क्लियर होगी। तो यहां पर जो वैल्यू आपका मान लीजिए आर बराबर है लेमडा एन नॉट है ना, ई पावर माइनस लेमडा टी, इसके जगह बच्चों हम आर नॉट का प्रयोग करते हैं कि मान लो आर नॉट, अर्थात हमने माना या मान लिया है, क्या माना, मान लिया है कि माना लेमडा एन बराबर हमने आर नॉट, ये हमने मान लिया बच्चों। यहां पर एन नॉट है तो एन नॉट, ये हमने मान लिया है, ये परेशान नहीं होना है कि कहां से आ गया, समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता आर है वो चरघातांकी के रूप में घटती जाती है समय के साथ। वैसे भी आप समझो कि समय के साथ सक्रियता में कमी होगी, क्यों? क्योंकि भाई परमाणुओं की संख्या में लगातार कमी आ रही, सक्रियता में तो कमी होना ही है, इसलिए निष्कर्ष निकलता है भाई साहब कि समय के साथ सक्रियता में कमी आ रही है। इसको यदि ग्राफ से हम समझें तो ये मान लीजिए स्टार्टिंग में यहां पे था इसकी सक्रियता, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सक्रियता में क्या आएगी, कमी आएगी। ग्राफ क्या बताता है, ग्राफ ही बताता है कि धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे तो समय में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहने का तात्पर्य है कि यदि टाइम t बराबर 0 रखें, t बराबर 0, तो यहां पर r का मान क्या है, आर नॉट, बिल्कुल चरम सीमा पर सक्रियता शुरुआत में बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा बच्चों तो इसके सक्रियता में कमी आएगी। ग्राफ का तात्पर्य यही है कि पहले टाइम 0 था, तब यदि शुरू होगा तो सक्रियता बहुत ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगी, सक्रियता में कमी आएगी। अब इसमें मेन रूप से बच्चों यहां पर मैंने आपको जो अभी निष्कर्ष निकालकर समझाया था, शायद आप लोग समझते होंगे, समीकरण 3 और 2 से मान रखेंगे तो r बराबर लेमडा एन आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको समझाया था बच्चों। यहां पर देखिए समीकरण आप यहां पर देख सकते हो, समीकरण 2 था तो यहां से मैंने एन नॉट का मान निकाला था, जब एन नॉट का मान निकल कर आया तो एन अपान ई पावर माइनस लेमडा टी, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब इसी एन नॉट का मैंने मान यहां पर रख दिया, तो जब एन नॉट का मान रखेंगे बच्चों तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बचा क्या, आर बराबर एन लेमडा, जो आर है वो समानुपाती है एन की, यही चीज यहां पर भी लिखा गया है। ठीक है बच्चों, कि समीकरण 3 और 4 से r बराबर एन लेमडा आता है, जो कि एन आर जो होता है समानुपाती होता है एन के, अर्थात किसी क्षण पर जो पदार्थ की सक्रियता है उस पदार्थ में जो शेष अभिघट
अविघटित परमाणु की संख्या उसके अनुक्रमानुपाती है। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जितने परमाणु निकल गए ना छोड़िए, लेकिन जो अब सक्रियता वो किस पर निर्भर करेगा, अब जो सक्रियता निर्भर करेगा उसकी परमाणु की संख्या पर कि कितने परमाणु उस पर शेष है। ठीक है, ये चीज होता है। अब SI पद्धति में इसका मात्रक हो गया। अभी यहां पर आपको समझना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो यहीं से पूछा जाता है बच्चों। सक्रियता का SI पद्धति मात्रक जो होता है 1 बैक्यूरल होता है। याद रखिएगा R जो है, देखिए R बराबर अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं माइनस dN/dt है, इतना समझे। मात्रक जो होता है इसका 1 बैक्यूरल होता है SI पद्धति में। SI पद्धति में इसका बैक्यूरल होता है या बैक्यूरल क्या होता है बच्चों, बैक्यूरल। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब कभी कभी परिभाषा के साथ साथ यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बैक्यूरल किसे कहते हैं बताओ, चलो बताओ, एक बैक्यूरल किसे कहते हैं, ये आपको बताना है कि एक बैक्यूरल क्या है बच्चों। तो एक बैक्यूरल की परिभाषा ये है कि मान लीजिए समय के साथ एक सेकेंड में जो परमाणुओं की संख्या है वो 1 हो जाए। कहने का मतलब 6 प्रति सेकेंड, 6 प्रति सेकेंड हो जाए एक परमाणु, यानी एक परमाणु 6 1 सेकेंड में हो रहा है, यानी परमाणुओं का जो 6 है वो प्रति सेकेंड, यानी 6 1 सेकेंड में हो, तब आपका वहां पर सक्रियता 1 बैक्यूरल के बराबर होता है। भाई 1 रखेंगे तभी ना R का मान 1 आएगा। अर्थात इस प्रकार से किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता 1 बैक्यूरल कहलाती है यदि उसमें 6 प्रति सेकेंड हो, मतलब 1 सेकेंड में 6 हो रहा हो, तो आपका 1 बैक्यूरल कहलाता है। लेकिन वहीं पे जब हम सीजीएस पद्धति में बात करते हैं बच्चों, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाता है आपका यहां पर क्यूरी। याद रखिएगा क्यूरी, दूसरा मात्रक है क्यूरी, सीजीएस पद्धति में है। ठीक है, यहां पर आप लोग इसका थोड़ा सा आप लिख लेना कि 1 बैक्यूरल जो होता है बच्चों, 1 बैक्यूरल लगभग होता है 3.7 गुणे 10 के घाते 1 मिनट उल्टा कर दिया। 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10 घाते 6 बैक्यूरल। ठीक, ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं और ऐसे ऑब्जेक्टिव ना पूछ दिया जाता है और लोगों से नहीं बनता है। जो पेपर इस समय बन रहा बच्चों, अभी चाहे आप किसी भी एग्जाम को ले लो, किसी भी बोर्ड एग्जाम को देख लो, तो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे बीच के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जो कोई पढ़ता ही नहीं है। जैसे यहां पर आप एक ऑब्जेक्टिव यहां पर तैयार कर लेंगे कि भाई क्यूरी और बैक्यूरल में संबंध यदि आपसे पूछा जाएगा तो 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10 घाते 10 6 प्रति सेकेंड, 10 घाते 10 6 प्रति सेकेंड। ठीक है, ये बैक्यूरल में है, 6 प्रति सेकेंड मतलब बैक्यूरल। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि अन्य मात्रक किसका रदरफोर्ड भी होता है, तो आपका बच्चों 1 रदरफोर्ड बराबर 10 घाते 6 बैक्यूरल। देख लीजिएगा ये 2 क्वेश्चन है। 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10 घाते 10 बैक्यूरल, और यदि 1 रदरफोर्ड बराबर पूछ दिया जाए तो 10 घाते 6 बैक्यूरल। 3.7 गुणे 10 घाते 10 बैक्यूरल 1 क्यूरी बराबर और 1 रदरफोर्ड बराबर इतना होता है। तो इस प्रकार से यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु का माध्य है। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों इसका आप प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं और नोट्स लेकर की तैयारी आप बेहतर से कर सकते हैं। इसके लिए मात्र आपको 100 रुपीज चार्ज देना होता है, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाता है।